ये श्रीरंगापट्टनम के लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाना बुज़दिली और गुनाह समझता था। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की पेश की हुई शर्तें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शर्तें क्या थी वो जरा गौर करें। 20 लाख पाउंड तावाने जंग अदा करें, तमाम साहिली इलाके हमारे हवाले कर दिए जाए, अपनी फौज के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, नूर हदीस चैनल का नाम है और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं टीपू सुल्तान के ऊपर। ये टीपू सुल्तान की सीरीज़ का 7वां पार्ट इंशाअल्लाह चाहते हम लोग देखेंगे। और जिन हज़रात ने भी इसके शुरू से पार्ट नहीं देखे वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि टीपू सुल्तान दोस्तों बहुत अहम शख्सियत का नाम है ये। और उन्होंने समझ लीजिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं। तो वो टीपू सुल्तान है। तो आइए उनका 6वां पार्ट ये हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो इसको शेयर किया करिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। मजहबी पेशवा नाना फर्नुएस ने इस कानून को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वादा किया कि वो अंग्रेजों से दोस्ती के पुराने समझौते पर कायम रहेंगे। लॉर्ड वेलेस्ले ने मराठों की बात मान ली। उनका असल मकसद यही था कि इस कानून से हिंदुस्तान के हुक्मरानों को इतना पाबंद कर दिया जाए कि वो सुल्तान टीपू की कभी मदद ना कर सके और सुल्तान तनहा रह जाए, ताकि अंग्रेज आसानी से उसकी रियासत पर कब्जा कर सके। लॉर्ड वेलेस्ले ने एक तरफ तो सुल्तान के वजीरों सलाहकारों को रिश्वतें देकर उन्हें सुल्तान से गद्दारी पर आमादा करने की कोशिशें शुरू कर दी। दूसरी तरफ वो सुल्तान टीपू से जंग छेड़ने का बहाना तलाश कर रहा था। उसने बहुत जल्द सुल्तान के ऐसे गद्दारों की खिदमत हासिल कर ली जो उसे पल पल की खबरें पहुंचाने लगे। उन गद्दारों के सरगना पुरनया, बदरुज्जमा, नायता और मीर सादिक सुल्तान के अमीर थे, लेकिन सुल्तान उन नमक हरामों और उनकी साजिशों से बेखबर थे। लॉर्ड वेलेस्ले को सुल्तान पर हमला करने का बहाना भी मिल गया। उन दिनों फ्रांस हुकूमत और सुल्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने ज़रूरत के वक्त सुल्तान की फौजी मदद करने का वादा किया। लॉर्ड वेलेस्ले ने उनके इस रक्षा समझौते को बहाना बनाकर सुल्तान को पैगाम भेजा कि चूंकि आपने हमारे दुश्मन फ्रांस से समझौता किया है, इसीलिए मेजर डुट्टन को भेज रहा हो। उसे इख्तियार है कि अंग्रेज़ों की हिफाजत के लिए आपके कुछ इलाके आपसे मांगे। फिर मेजर डुट्टन ने सुल्तान से जो इलाके मांगे वो सुल्तान के लिए बहुत अहम थे, इसीलिए सुल्तान ने वो इलाके अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर दिया। सुल्तान टीपू का इनकार लॉर्ड वेलेस्ले के लिए जंग का बहाना बन गया और अंग्रेज़ फौज ने निज़ाम हैदराबाद की फौज की मदद से 23 फरवरी 1799 को मैसूर पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला किया तो रास्ते में कहीं भी उन्हें रोकने की खास कोशिश नहीं की गई। सुल्तान के धोखेबाज किलेदारों और दरबारियों को अंग्रेज़ पहले ही खरीद चुके थे, इसीलिए वो किसी रुकावट के बगैर मैसूर के अंदर बढ़ते चले गए। सुल्तान टीपू को इस हमले की खबर ना हो सकी। गद्दार मीर सादिक और पुरनया ने सुल्तान तक कोई खबर पहुंचने ना दी, मगर जब सुल्तान को किसी तरह खबर हो गई तो उसने हिम्मत से काम लिया और अपना लश्कर लेकर तेजी से अंग्रेज फौज की तरफ बढ़े। कुछ जगहों पर अंग्रेज फौज से जंग हुई, लेकिन सुल्तान के लश्कर के अक्सर जर्नेल अंग्रेजों से मिले हुए थे और उन्होंने कभी भी सच्ची नीयत से अंग्रेजों का मुकाबला न किया और जानबूझकर अपनी अपनी ही फौजों को नुकसान पहुंचाते रहे। गुलशनाबाद के मैदान जंग में अंग्रेज हार कर भागने ही वाले थे कि एक जर्नेल कमरुद्दीन की गद्दारी से जीती हुई जंग सुल्तान की हार में बदल गई। कमरुद्दीन उस वक्त जबकि सुल्तान की फौज को जीत हासिल हो रही थी, सुल्तानी फौज को जानबूझकर अंग्रेजी तोपों की जद में ले आया और कुछ लम्हों में ही सुल्तान के बेशुमार सिपाही मारे गए। सुल्तानी फौज हार कर मैदान से भाग गई। सुल्तान के सल्तनत के सरदारों और जर्नेलों की गद्दारी के सबब कुछ और जगहों पर भी सुल्तानी फौज को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजी फौज कामयाबियां हासिल करती हुई श्रीरंगापट्टनम के करीब पहुंच गई। सुल्तान टीपू को भी श्रीरंगापट्टनम पहुंचना पड़ा ताकि अंग्रेजों का मुकाबला करके श्रीरंगापट्टनम को बचाने की कोशिश की जाए। यहाँ भी अंग्रेजों ने सुल्तान के गद्दारों की तरफ से ही दी गई मालूमात से फ़ायदा उठाया और श्रीरंगापट्टनम का मुहासिरा करके किले पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुल्तानी फौज ने किले की दीवार पर से अंग्रेजी फौज पर हमले किए, लेकिन फौजी अफसरों और जर्नेलों की गद्दारी के सबब नुकसान सुल्तानी फौज को ही हुआ और वो कामयाब नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने सुल्तानी फौज के कई अहम मोर्चों पर कब्जा कर लिया और मजबूर होकर सुल्तान की फौज को पीछे हट जाना पड़ा। सुल्तान टीपू बेबसी महसूस करने लगे। उन्हें अपने सरदारों और कमांडरों की गद्दारी का अभी तक पता नहीं चला था। जब सुल्तान टीपू को महसूस हुआ कि वो अब ज़्यादा देर तक अंग्रेज़ फौज को किले में दाखिल होने से रोक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने सरदारों और अमीरों को तलब करके उनसे सलाह मांगी। चंद फ्रांसीसी सरदारों ने सुल्तान को 3 सुझाव पेश किए। आप अपने बीवी बच्चों और माल और दौलत लेकर आधी रात के वक्त 15,000 फौज के साथ चीतल वर्ग के किले में चले जाएं। आपके सरदार आपकी हार का सबब है, चुनांचे तमाम मोर्चों से अपने सरदारों को हटाकर मोर्चे हमारे हवाले कर दें। हम उन मोर्चों को बचाने के लिए जान दे देंगे, लेकिन दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाएंगे और किसी सूरत में हथियार नहीं डालेंगे।
क्योंकि अंग्रेज़ हमारी वजह से आपके दुश्मन हो रहे हैं, इसलिए आप हम सब फ्रांसीसियों को गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों के हवाले कर दे, फिर उनसे सुलह के लिए बात करें। फ्रांसीसी सरदारों के सुझाव सुनकर टीपू सुल्तान ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, ये कैसे मुमकिन है कि हम तुम्हें दुश्मन के हवाले कर दें, जबकि तुम सब हमारे दोस्त हो और अपने मुल्क से यहाँ आकर हमारी खिदमत कर रहे हो। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। इस मीटिंग के बाद सुल्तान ने काफ़ी सोच समझ के बाद फ्रांसीसियों के दूसरे सुझाव पर अमल करने का इरादा करके अपने वज़ीर आज़म मीर सादिक और वज़ीर ख़जाना पुरनया को बुलाकर उन्हें फ्रांसीसियों के सुझाव सामने रखा और उनसे पूछा कि तुम लोग राय दो, क्या किला और मोर्चे फ्रांसीसियों के हवाले कर दिए जाए। पुरनया और मीर सादिक गद्दार थे। उन्होंने फ्रांसीसियों के सुझाव पर गौर किया। वो जानते थे कि अगर किले की सुरक्षा फ्रांसीसी सरदारों के हवाले कर दी गई तो उनकी साजिश कामयाब ना हो सकेगी। इस तरह मुमकिन है अंग्रेज शिकस्त खाकर भागने पर मजबूर हो जाए और वो अंग्रेज़ों से अपनी वफादारी का इनाम हासिल ना कर सके। चुनांचे उन्होंने फ्रांसीसियों के इस सुझाव का विरोध किया और सुल्तान को गुमराह करने के लिए कहा, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी एक ही मजहब और नस्ल के लोग हैं और उन्होंने कभी किसी से वफा नहीं की। मुमकिन है वो आपसे गद्दारी करके अंग्रेज़ों से मिल जाए और जंग किए बगैर ही किला अंग्रेज़ों के हवाले कर दे। सुल्तान ने पुरनया और मीर सादिक की बातों में आकर फ्रांसीसी सरदारों का जो पहला सुझाव था उस पर अमल करने का फैसला किया कि बीवी बच्चे, खजाना और थोड़ी सी फौज के साथ चीतल वर्ग के किले में भेज दिया जाए और खुद यहाँ रहकर अंग्रेज़ों का भरपूर मुकाबला किया जाए। चुनांचे तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद रवानगी के वक्त सुल्तान टीपू ने फिर अपने सरदारों और अमीरों से उनकी राय मांगी। एक सरदार बदरुज़्ज़मान नायता ने सुल्तान के इस इकदाम का विरोध करते हुए कहा कि आपके ख़ानदान के चीतल वर्ग जाने से मुमकिन है कि उनकी जान बच जाए, लेकिन इस इकदाम का नतीजा ये निकलेगा कि फ़ौज में बददिली फैल जाएगी और वे आपसे बदगुमान हो जाएंगे कि आपने सिर्फ अपने बीवी बच्चों को बचाने का इंतज़ाम किया, दूसरों के बीवी बच्चों का एहसास नहीं किया, इसलिए आपका ये इकदाम ठीक नहीं समझा जाएगा। बदरुज़्ज़मान नायता और उसके साथी गद्दारों को सुल्तान तो किया, सुल्तान के बीवी बच्चों का भी बचकर निकल जाना मंजूर न था। वो सुल्तान टीपू और उसके सारे ख़ानदान को मरवाने पर तुले हुए थे। चुनांचे उनके विरोध पर सुल्तान ने यह मामला खुदा पर छोड़ा और शाही ख़ानदान की रवानगी रोक दी। हालांकि रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और ज़रूरी माल व असबाब हाथियों, ऊँटों और गाड़ियाँ जैसे बैलगाड़ियों पर लादा जा चुका था, लेकिन गद्दार बदरुज़्ज़मान नायता ने ऐसी बात कही थी कि सुल्तान को उन्हें रवाना करने का इरादा रोकना पड़ गया। सुल्तान टीपू गद्दारों और साजिशियों में घिरे हुए थे। वो उनकी वतन फरोशी और नमक हरामी से बेखबर थे, लेकिन एक दिन उन्हें सब कुछ मालूम हो ही गया। हुआ यूँ कि अंग्रेज़ों की गोलीबारी से किले की दीवार एक जगह से गिर गई। गद्दारों ने दीवार गिरने की खबर भी सुल्तान तक ना पहुंचने दी और अंग्रेज़ों ने वहां से किले में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि अंग्रेज़ अपने इरादे में सफल होते, किसी तरह सुल्तान का एक वफादार सुल्तान तक पहुँच ही गया। उसने सुल्तान को तमाम गद्दारों और नमक हरामों की साजिशों से आगाह कर दिया। सुल्तान को पहले तो सख्त हैरत हुई, फिर उनको उन गद्दारों और नमक हरामों पर बेहद गुस्सा आया और उन्होंने दूसरी सुबह अपने एक वफादार मीर मोइनुद्दीन को एक कागज़ दिया। सुल्तान ने उससे कहा कि आज रात ही इस हुक्म को पूरा किया जाए। मीर मोइनुद्दीन को पता नहीं था कि कागज़ में क्या लिखा हुआ है। उससे बेवकूफ़ी हुई कि उसने दरबार में ही कागज़ खोल कर पढ़ लिया। करीब ही मौजूद एक गद्दार की कागज़ पर निगाह पड़ गई। उसमें सुल्तान ने तमाम गद्दारों के नाम और उनको कत्ल कर देने का हुक्म लिखा था। गद्दारों की सूची में सबसे पहला नाम गद्दार मीर सादिक था। उस गद्दार ने उसी वक्त मीर सादिक को सुल्तान के हुक्म की खबर पहुंचाई। इस तरह मीर सादिक और दूसरे गद्दारों और साजिशियों ने तुरंत अपनी हिफाजत और बचाव के इंतजाम कर लिए। सुल्तान फ़तेह अली टीपू ने सल्तनत खुदादाद मैसूर को अंग्रेज़ों के हमले से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन सल्तनत के गद्दारों और वतन फरोशों ने उसकी हर कोशिश नाकाम बना दी। अब दुश्मन श्रीरंगापट्टनम पर कब्जा करना चाहता था और सुल्तान श्रीरंगापट्टनम को बचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि अंग्रेज़ों से सुलह कर ली जाए। उन्होंने अंग्रेज़ों के पास सुलह का पैगाम भेजा तो अंग्रेज़ों ने सुलह के लिए इंतहाई सख्त और शर्मनाक शर्तें पेश की। उन शर्तों के साथ उन्होंने सुल्तान को धमकी भी दी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन शर्तों को स्वीकार न किया गया तो श्रीरंगापट्टनम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान टीपू एक गैरतमंद हुक्मरान था और वो अपनी जान बचाने के लिए श्रीरंगापट्टनम के लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाना बुज़दिली और गुनाह समझता था। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों की पेश की हुई शर्तें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शर्तें क्या थी वो ज़रा गौर करें। 20 लाख पाउंड तावाने जंग अदा करें, तमाम साहिली इलाके हमारे हवाले कर दिए जाए, अपनी फ़ौज के तो दोस्तों ये तमाम एक्शन जो आपने देखा टीपू सुल्तान की सीरीज़ की ये 7वीं वीडियो थी जो हमने आज मुकम्मल की है और अब इंशाल्लाह चाहे तो 8वें पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। और जिन हजरात ने भी इसके पूरे पार्ट नहीं देखे वो मेरे चैनल में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसकी पूरी वीडियो पूरी सीरीज़ की सब देखें दोस्तों, क्योंकि टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत का नाम है दोस्तों जिन्होंने हिंदुस्तान पे समझ जब तक कि वो थे तब तक अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो पाई। तो अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।